उसके बाद टू परचेजेस, अगर परचेजेस में परचेजेस रिटर्न है तो क्या होता था, परचेज रिटर्न माइनस हो जाता था। और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय नेम लिखने हैं बेटा, यहाँ पे मैं इकट्ठा डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्ड लिख रहा हूँ। आपको वेजेस है तो टू डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिखना, वेजेस है तो टू वेजेस, कैरेज है तो टू कैरेज, फ्रेट है तो टू फ्रेट, फैक्ट्री रेंट है तो टू फैक्ट्री रेंट, पावर एक्सपेंसेस है तो टू पावर। ठीक है, और उधर क्या क्या आता था, बाय सेल्स, सेल्स में से क्या माइनस होती थी, सेल्स रिटर्न माइनस होती थी, क्या, और इसके नीचे आता था क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और फिर क्या करते थे, क्रेडिट की साइड अगर ज्यादा है तो बेटा क्रेडिट के टोटल में से डेबिट माइनस करोगे तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट होता था बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है एक ऐसा अकाउंट जिसमें गुड्स की सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज की एंट्रियां रिकॉर्ड होती हो, उसको ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। यानी इसमें ओनली गुड्स की सेल एंड परचेज और परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस आएंगे। यानी ये देखो, अगर मैं बोलूं यहां पे क्रेडिट साइड में सेल ऑफ गुड्स है बेटा, सेल ऑफ गुड्स। डेबिट साइड की बात करूं तो डेबिट साइड में बेटा इन सारी चीजों को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स। क्या कहते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स। यानी एक तरफ सेल ऑफ गुड्स या इनकम ऑफ गुड्स, राइट, और एक तरफ होगी बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब यहां पे हो गया बेटा परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो गया, परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स मतलब कौन सी परचेज वैल्यू बेटा, जो गुड्स आपने सेल करी है। अब एक बात बताओ, अगर आपने, देखो इसका लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे अगर आप तो अच्छे से समझ आएगा। इधर अगर आपने बेटा सेल 100 टीवी की करी है, कितने टीवी की करी है, 100 टीवी बेचे हैं आपने, एक साल में आपने यहाँ पे 100 टीवी बेचे हैं, तो 100 टीवी इंटू सेल प्राइस, यहाँ पे सेल वैल्यू आ गई होगी। तो बेटा अगर आप अपनी रिवेन्यू, बिजनेस की अपनी रिवेन्यू 100 टीवी की ले रहे हो, तो कॉस्ट भी तो 100 टीवी की माइनस करनी पड़ेगी, तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा एक्चुअल। अब 100 टीवी की कॉस्ट कैसे निकलेगी बेटा, अब यहां ध्यान से देखो, मान लो हमारे पास 20 टीवी स्टार्टिंग में पड़े थे बेटा, कितने टीवी पड़े थे, 20 टीवी हमारे पास स्टार्टिंग में पड़े थे, ओपनिंग स्टॉक, यानी लास्ट ईयर के पहले से पड़े थे। और हमने बेटा टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद नेट, मैं यहां लिख देता हूं नीचे, जो परचेज करे हमने टीवी, वो 150 टीवी परचेज करे हमने। कितने टीवी करे बेटा, 150। कितने पड़े थे स्टार्टिंग में हमारे पास टीवी, 20 टीवी पड़े थे। कितने खरीदे हमने, 150 टीवी और खरीदे, तो कितने हो गए बेटा टोटल, 170 टीवी हमारे पास हो गए। तो हमने डेबिट साइड में कितने टीवी का खर्चा बुक कर लिया, 170 टीवी का खर्चा बुक कर लिया। क्या आपने 170 टीवी बेचे हैं बेटा, 170 टीवी अगर बेचे ही नहीं तो 170 टीवी का खर्चा बुक नहीं होना चाहिए ना। कितने का खर्चा बुक होना चाहिए, 100 टीवी का होना चाहिए, क्योंकि 100 टीवी बिके हैं तो डेबिट में 100 टीवियों का खर्चा बुक होना चाहिए। और बाई चांस 20 टीवी पहले से पड़े थे, 150 खरीदे, तो टोटल 170 टीवी डेबिट में आ गए। तो ये तो गलत है ना बेटा, प्रॉफिट कैसे पता लगेगा, एक साइड में 170 टीवी का खर्चा ले रहे हो, एक साइड में इनकम आप 100 टीवी की दिखा रहे हो, खर्चा भी आप बेटा 100 का दिखाओ। तो उधर 170 टीवी है, कितने माइनस कर दूं मैं कि यहां पे अगर 100 टीवी की इनकम है तो उधर भी 100 टीवी का ही खर्चा रह जाए,
70 वो क्लोजिंग स्टॉक है, इसलिए माइनस करना है। आप कहोगे सर क्लोजिंग स्टॉक कैसे? 20 प्लस 150 कितना होता है? 170। 170 में से कितना बिक गया माल, तो कितना रह गया इन हैंड? और 70 स्टॉक यहाँ भेज दो आप। 70 टीवी, 70 टीवी की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिख दो, अपने आप उधर कितनी कॉस्ट रह जाएगी? तो ये क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में क्यों लिखा गया, इसका रीजन सोचने की एक बार कोशिश करना। क्लोजिंग स्टॉक लिखने का रीजन ये है बेटा, क्योंकि मुझे वहां पे 100 टीवी की कॉस्ट दिखानी है। क्योंकि मैंने कितने टीवी बेचे हैं? मैंने अगर टीवी 100 बेचे हैं तो मैं कॉस्ट भी कितनी लूंगा? 100 टीवी की लूंगा। बट वहां कितनी ले रखी है? 170 टीवी। तो 170 में से मुझे 70 माइनस करना था बेटा। तो 70 माइनस करने का तरीका क्या है? डेबिट को कम करने के लिए क्या किया जाता है किसी भी चीज को? मैंने क्रेडिट कर दिया 70। एक उधर 170 टीवी है, मैंने इधर 70 टीवी लिख दिए। 170 में से 70 गए तो उधर कितने रह गए? मतलब कितने टीवी का खर्चा रह गया उधर? 100 टीवी। और इनकम भी कितनी है? तो 100 टीवी की इनकम यानी 100 टीवी की सेल और 100 टीवी का खर्चा। तो 100 टीवी की सेल में से 100 टीवी का खर्चा माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट 100 ही टीवी का आएगा या नहीं आएगा? ये है ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? अब इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चे जो बिजनेस के डायरेक्ट गुड्स के प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। यानी इनमें दो तरह का खर्चा लिया जाता है, दो कंडीशन हमेशा चेक करी जाती हैं। एक या तो फैक्ट्री का होना चाहिए और एक या गुड्स की परचेज से रिलेटेड, गुड्स की सेल से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, गुड्स की परचेज से रिलेटेड होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच करती है तो बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अदरवाइज नहीं है। आप कहोगे सर फॉर एग्जाम्पल मैंने जब बात करी फैक्ट्री का खर्चा होना चाहिए, तो फैक्ट्री का खर्चा क्या क्या हो सकता है? फैक्ट्री का रेंट हो सकता है। फैक्ट्री का खर्चा क्या क्या हो सकता है? फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स काम करते हैं, वेजेस हो सकती है। फैक्ट्री का खर्चा क्या क्या हो सकता है? फैक्ट्री के अंदर पावर यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी पावर, तो वो आ सकता है। फैक्ट्री का खर्चा और क्या क्या हो सकता है? फैक्ट्री के अंदर ऑयल गैस वगैरह यूज होती है, वो हो सकता है। और दूसरे कंडीशन क्या थी? फैक्ट्री और गुड्स की परचेज। गुड्स की परचेज से रिलेटेड क्या क्या खर्चा हो सकता है? अगर आप बेटा कहीं से गुड्स खरीदोगे तो गुड्स खरीदने के बाद अपनी फैक्ट्री तक लाओगे या नहीं लाओगे? लाओगे ना। तो गुड्स को अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए जो कैरेज दिया, कैरेज और फ्रेट बात दोनों बराबर है, तो ये भी किसका खर्चा है? गुड्स की परचेज का खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो कैरेज एंड फ्रेट, बेटा कैरेज और फ्रेट का मतलब है भाड़ा, किराया। और भाड़ा ना गुड्स को खरीदते वक्त भी देते हैं और गुड्स को बेचते वक्त भी देते हैं। बेटा मेरा रिक्शा वाला है, उस रिक्शा वाले को कहता हूं मैं कि मेरा माल वहां से उठा के ले आ, तो वो जो माल उठा के लाएगा रिक्शा वाला, वो कौन सा हो गया? गुड्स की परचेज का भाड़ा। उसी रिक्शा वाले को कहता हूं जा इसको उस कस्टमर के घर तक छोड़ के आ, तो भाड़ा तो वो भी है, लेकिन वो गुड्स की परचेज का भाड़ा नहीं है, वो किसका है? गुड्स की सेल का भाड़ा है। तो बेटा किराया दो चीजों का होता है, एक गुड्स का खरीदते वक्त रिक्शा का किराया और एक गुड्स को बेचते वक्त रिक्शा का किराया। गुड्स को खरीदने वाला जो किराया है वो यहां आएगा बेटा, गुड्स को बेचने वाला जो कैरेज या फ्रेट है ना वो यहां नहीं आएगा, वो पीएनएल में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। आप कहोगे सर कैसे पहचानेंगे फिर ये खरीदने वाला है या बेचने वाला किराया, कैसे पता लगेगा? अगर गुड्स क्वेश्चन कहे इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज मतलब भाड़ा, इनवर्ड मतलब गुड्स अंदर आने का भाड़ा, तो बताओ गुड्स अंदर कब आते हैं? खरीदते वक्त या बेचते वक्त? खरीदते वक्त। तो बेटा कैरेज इनवर्ड किसका किराया हो गया? गुड्स खरीदने का। और कैरेज आउटवर्ड किसका किराया हो गया? गुड्स बेचने का। तो इनवर्ड आउटवर्ड से पता लग जाएगा। कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स खरीदने का किराया, कैरेज आउटवर्ड मतलब गुड्स बेचने का किराया, या फ्रेट इनवर्ड खरीदने का किराया, फ्रेट आउटवर्ड गुड्स को बेच। तो इनवर्ड लगा है तो ट्रेडिंग में आएगा और आउटवर्ड लगा है तो कहां चला जाएगा? और अगर कुछ नहीं लगा, ना इनवर्ड लगा ना आउटवर्ड लगा, ओनली कैरेज लिख दिया गया या ओनली फ्रेट लिख दिया गया, ये नहीं बताया किसका, तो फिर डेफिनेटली आपका डायरेक्ट ही होगा बेटा, ट्रेडिंग में ही आएगा, पीएनएल में नहीं जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो रट्टे वाली बात हो गई। देखो आपने बोला कैरेज इनवर्ड, समझ में आता है, इनवर्ड मतलब गुड्स अंदर आने का किराया, कैरेज आउटवर्ड भी समझ में आता है, गुड्स बाहर जाने का किराया, सेल से रिलेटेड हो गया। लेकिन कैरेज को आप डायरेक्ट क्यों मान रहे हो? कैरेज को आउटवर्ड क्यों नहीं मान रहे? अगर ओनली कैरेज लिखा है तो ओनली कैरेज को कैरेज इनवर्ड क्यों माना जा रहा है? रटवाया क्यों जा रहा है ये कॉन्सेप्ट? आपसे मैं एक चीज पूछता हूं बेटा, आप दुकानदार हो, आपका एक शोरूम है इलेक्ट्रॉनिक्स का,
ठीक है। जब आप गुड्स खरीदोगे तो आप गुड्स लेके आओगे, किसी का माल उठाओगे तो माल लेके आओगे। ज्यादातर कस्टमर जब माल लेके जाते हैं, क्या आप किराया भरोगे? या तो आप कहोगे अपने आप लेके जाओ, या फिर दुकानदार क्या कहता है जनरली कि जी बाहर रिक्शा वाले खड़े हैं 4-5, आया तो आप बात कर लो या हम बात कर लेते हैं, 300 रुपए लेगा, आपके घर तक छोड़ देगा। 99% कोई भी दुकानदार घर तक पहुंचाने का किराया बेयर नहीं करा, कोई नहीं करता, करते हैं बट ज्यादातर लोग नहीं करते। तो एजम्पशंस जो ली जाती है ना, कैरेज लिखा है ओनली, तो इसका मतलब गुड्स की परचेज का किराया होगा, वो सेल का किराया। अगर बोलेगा तो लेना है, नहीं बोलेगा तो फिर एज्यूम नहीं करके चलना हमें बेटा। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब इतना क्लियर हुआ आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट। इस ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे बता दो। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम। आप पेज नंबर किस पे आओगे? पेज नंबर 4 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। हाँ जी, अभी डिस्कस करेंगे बेटे, चिंता मत करो। आउटवर्ड है तो सेल का खर्चा हो गया ना, नहीं आएगा फिर छोड़ दो उसको, इग्नोर कर दो। आपस में बातें नहीं बेटे, आपस में बातें नहीं बिल्कुल भी, फिर मैं आगे बिठाऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हमने, इसमें स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2021 दिया है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपके। तो 1 अप्रैल का स्टॉक कौन सा हो गया? ओपनिंग स्टॉक। आप ओपनिंग स्टॉक लिख लो। उसकी दो वैल्यू होती हैं, एक कॉस्ट प्राइस, यानी जिस वैल्यू पे हमने बेटा स्टॉक को खरीदा था, जिस वैल्यू पे जिस प्राइस पे आपने माल को खरीदा था, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस। अब खरीदा तो हो सकता है 2 महीने पहले हो या 2 साल पहले हो, हमें क्या पता कब खरीदा था। 2 महीने पुराना भी हो सकता है, 2 साल पुराना भी हो सकता है। तो जब भी खरीदा था उस रेट को तो बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। और आज का मार्केट में रेट क्या चल रहा है? हो सकता है मार्केट रेट उससे ज्यादा चल रहा हो सकता है मार्केट रेट बेटा उससे भी कम चल रहा हो, दैट इज कॉल्ड मार्केट रेट। मार्केट रेट का मतलब है कि आज अगर मैंने जो माल खरीदा था 1 साल पहले, 2 साल पहले या 2 महीने पहले, उसको मैं मार्केट में सेल करना चाहूं तो मुझे कितनी वैल्यू रियलाइज्ड हो जाएगी? तो नेट रियलाइज्ड वैल्यू, कितनी वैल्यू मेरे को मिल सकती है मार्केट में, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो मेरे पास पैसा आ सकता है। तो क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू होती है बेटा, एक जिस रेट पे खरीदा था, एक जिस रेट पे बिक सकता है आज के टाइम पे। थर्ड चैप्टर में हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, आपको याद हो, प्रूडेंस प्रिंसिपल। ये प्रूडेंस प्रिंसिपल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये 12th में भी यूज होगा। प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता था कि फ्यूचर में जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेज हैं उसको आज कंसीडर करें आप, बट फ्यूचर का कोई भी गेन या प्रॉफिट आज कंसीडर ना करें। मतलब अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में मेरा लॉस हो सकता है तो उसको आज ही कंसीडर करो आप। तो एक बात बताओ बेटा, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, 100 रुपए में खरीदा था और आज मार्केट प्राइस 95 रुपीज रह गया, 100 रुपए में माल खरीदा था और मार्केट में प्राइस कितना रह गया अब? 95। तो क्या आपको लगता है, मतलब बिक सकता है, बट क्या आपको लगता है देखने से कि आपको 5 रुपए का लॉस हो चुका है? लॉस हो चुका है या लॉस फ्यूचर में हो सकता है?
हो चुका है या हो सकता है? हो चुका है? नहीं, हो इसलिए नहीं चुका क्योंकि आपने अभी तक माल बेचा कहां? भाई माल बेचा कहां? मैंने 100 रुपए की कोई गुड्स खरीदी थी, उसका मार्केट में रेट 95 हुआ है ना, मैं नहीं बेच रहा। जाओ, जब 100 से ऊपर जाएगा तब बेचूंगा। मैं भी बैठा हूं, तो कहां हुआ है मेरा लॉस? मैं तो मान ही नहीं रहा लॉस। जब तक मैं अपनी बुक्स में लॉस को बुक ना कर लूं, वो लॉस मेरा है ही नहीं। लेकिन एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल मुझे ये बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि भाई फ्यूचर में 5 रुपए का मेरा लॉस हो सकता है। होगा इस बात की गारंटी नहीं, लेकिन हो सकता है, ये जरूरी है। तो बताओ 5 रुपए का लॉस आज एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल बुक्स में करना पड़ेगा बुक या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, पक्का? तुम बताओगे तो आगे चलूंगा। करना पड़ेगा ना। अब देखो, हर चीज का लॉजिक है बेटा, कोई रट्टा मारने वाले नहीं है हम एक भी चीज का। जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, इसी पॉइंट को मैं ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के दिखा रहा हूं कैसे लॉस बुक होगा। जब तुमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट की दो साइड होती हैं। एक साइड में परचेज आती है, एक साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है। आपने बताओ जब परचेज करा होगा ये माल कितने रुपए का लिखा होगा, 95 या 100? 100 रुपए का बाय क्लोजिंग स्टॉक। वहां पे केस स्टडीज आती थी 3rd चैप्टर में, बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। मैंने बड़ा फोकस करके आपको बोला था कि इस पे आप मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एमआरपी विच एवर इज लोअर। क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एमआरपी विच एवर इज, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो भी कम होगा उस पे हम रिकॉर्ड करेंगे। कौन सा प्रिंसिपल कहता है? वहां पे केस स्टडीज में क्वेश्चन पूछा जाता था, तो आपको जवाब देना होता था प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, तो 100 और 95 बताओ किस पे रिकॉर्ड करेंगे? मार्केट रेट पे। 95 पे ये लो जी। कॉस्ट कितनी बुक कर ली आपने? माइनस कितना करके दिखा रहे हो कॉस्ट में से? तो 5 रुपए का तो खर्चा अपने आप बुक हो गया। डेबिट साइड किसकी होती है? खर्चों की। आपने खरीदते वक्त 100 रुपए डेबिट कर लिया और वो माल बिका है नहीं। बिक जाता तो वो सेल में आ जाता ना, वो माल तो बिका नहीं। तो जो माल बिकता नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का रूल क्या है हमारा? जो माल बिकता नहीं है वो परचेज के कहां आएगा? अपोजिट में, क्लोजिंग स्टॉक में आएगा नहीं आएगा? आएगा। क्लोजिंग स्टॉक में कितने का दिखा रहे हो? 95। तो 5 रुपए का खर्चा अपने आप बुक हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है ना। यही तो प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता था। फ्यूचर का लॉस आज कंसिडर कर लो, कर लिया। क्लियर हुआ? अब इसका और दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा होती, मार्केट वैल्यू होती 105 रुपए, ठीक है, बताओ लॉस है या नहीं है? फ्यूचर का लॉस नहीं है तो क्या है? ये तो गेन है। प्रूडेंस प्रिंसिपल फ्यूचर के गेन को आज रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा था, नहीं बोलता था ना? लॉस को बोलता था, प्रॉफिट को नहीं बोलता था ना? क्या था केस स्टडीज? क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एमआरपी विच एवरेज। इसमें से लोअर कौन सी है? 100 रुपए है, 105 है, तो कितना लिखूं यहाँ पे? 100 रुपए लिखूंगा। तो बताओ डेबिट में कितनी बुक हुई थी? अगर माल बिक नहीं पाया तो कितना ही माइनस हुआ? क्या खर्चा बुक हो पाया? क्या लॉस बुक हो पाया? क्या प्रॉफिट बुक हो पाया? ना। लॉस तो क्यों बुक होगा? लॉस तो है ही नहीं। बट प्रॉफिट बुक नहीं हो पाया क्योंकि प्रूडेंस प्रिंसिपल हमें मना करता है। अब आ रहेगा, देखो 3rd चैप्टर में हमने वो पॉइंट पढ़ा था, आज यहां अप्लाई हो रहा है। अगर वो टॉपिक आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो बेटा यहां पे 99% बच्चा रट्टा मारेगा। लिख के दे रहा हूं आपको मैं ये पॉइंट। अगर कोई सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए और उससे मैं ये पॉइंट पूछ लूं ऐसा क्यों होता है, इतनी डीप में जाके वो नहीं आंसर कर पाएगा। तुम्हारा लेवल तो छोड़ दो तुम, कि तुम्हारे लेवल में बच्चे सीखते होंगे, लेकिन आपको सीखना है बेटा। ये पॉइंट आगे काम आएगा। जो बच्चे सी करने के लिए जाएगा वो काम आएगा, क्योंकि ये गहराई से टॉपिक आएंगे बेटा, समझ गए? तो इसमें 2 पॉइंट थे। पहला, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में क्यों आया, वो तो क्लियर है सबको। क्रेडिट में क्यों आया? क्लोजिंग स्टॉक इनकम है इसलिए क्रेडिट में आया क्या? इनकम नहीं है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखने का मकसद एक ही था कि अगर मैंने 100 टीवी बेचे हैं तो खर्चा भी कितने टीवी का होना चाहिए, और अगर वहां 125 हो गया तो 125 में से 100 बिके हैं तो 25 स्टॉक को माइनस करो यहां अपोजिट में लिख के, क्योंकि खर्चा हमें 100 का ही दिखाना है। ये है लॉजिक क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में दिखाने का। नंबर 2, यहां पे जो क्लोजिंग स्टॉक आता है बेटा,
वो कॉस्ट और एमआरपी विच एवर इज लोअर, यानी जो भी वैल्यू दोनों में से कम होगी वो वैल्यू यहां लिखी जाएगी। उसका लॉजिक है प्रूडेंस प्रिंसिपल, रट्टा नहीं है, कम वैल्यू लिखी जाएगी, उसका लॉजिक है प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है अगर मार्केट वैल्यू कम है तो मार्केट वैल्यू लिख दो, अपने आप लॉस बुक हो जाएगा। जैसे मैंने भी आपको कराया था, उधर 100 था, इधर 95 करके कराया था, राइट। और अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है जैसे इस केस में है, तो फिर मार्केट वैल्यू ज्यादा मत लिखो, 100 ही लिखो फिर आप, क्योंकि हमें गेन को यहां दिखाना नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का? कोई डाउट आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 3 पे आज बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा इसमें परचेजेस दे रखी हैं अलग अलग, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, हम दोनों को प्लस करके लिखते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग लिखना जरूरी नहीं है। पहले स्टॉक देख लो, इसमें ओपनिंग स्टॉक कहीं लिखा होगा इधर उधर। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं ना, तो ओपनिंग स्टॉक को सर्च कर लो, इसमें कहीं ना कहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ। उसके बाद परचेजेस लिखते हैं ना, तो यहाँ 2 परचेजेस लिखना बेटा, ब्रैकेट में दोनों को प्लस करके, 1.5 और 9 लाख। कितनी हो गई है? 10.5, 10.5। परचेज रिटर्न माइनस कर देना, यहाँ बाय सेल्स लिखना, दोनों सेल्स को प्लस करके, कैश और क्रेडिट, 12 लाख। 11 लाख प्लस 1.6 लाख, दोनों सेल को प्लस कर लो, लेस रिटर्न। सेल रिटर्न होगी इसमें कहीं ना कहीं, बारह लाख 40,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक, मैं नहीं लिख रहा, अपने आप लिख लेना क्लोजिंग स्टॉक। कैरेज, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड और वेजिस, 3 और आएंगे। देखो कौन सी सेट जाता है। 13,24,000,
13,34,000 34 आ रहा है क्या है? नहीं बेटा 33 क्यों कह रहे हो आप? बेटा रिटर्न्स इनवर्ड होती है सेल रिटर्न में। सेल रिटर्न में हमेशा रिटर्न इनवर्ड होती है। ये रिटर्न इनवर्ड है या नहीं है? ये रिटर्न इनवर्ड होती है बेटा। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को कहते हैं। 13,24,000 आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट 11,90 और 10 12 लाख 1,24,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, करो जल्दी करो बेटा, खत्म फास्ट। हो गया। अब पेज नंबर 40 के बाद वर्कशीट स्टार्ट हो रही है बेटा। एक बार 40 नंबर पेज के बाद आना, आफ्टर पेज नंबर 40। उसका क्वेश्चन नंबर 16 वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 16, प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। ठीक है, आपको बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया है सेम तरीके से बनाओ शाबाश। ये आपको अपने आप बनाना है, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा। अपने आप सोचो डायरेक्ट खर्चा कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं। गलत करोगे चलेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई अपने आप करना है, बाद में मैं मैच करवा दूंगा सारी आइटम्स, कौन सी आइटम कहां कहां जाएगी। और थोड़ा स्पीड से करना प्लीज। कैरीज ऑन सेल्स कैसे आएगा बेटा? मैंने दो चीजें बताई थी आपको, परचेज के खर्चे आएंगे गुड्स की और फैक्ट्री के खर्चे आएंगे। मैंने तो बोला ही नहीं सेल के खर्चे आएंगे। गुड्स की परचेज के खर्चे आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और फैक्ट्री के, बस दो चीजों के खर्चे आते हैं बेटा बस। सेल का कोई भी खर्चा होगा इस अकाउंट में नहीं आएगा। क्या? कौन से? ऑफिस रेंट क्यों आएगा बेटा? ऑफिस रेंट क्या फैक्ट्री का है? फैक्ट्री के खर्चे आएंगे। देखो कंडीशन चेक करा करो, नहीं सेटिस्फाई हो रही छोड़ दो। फैक्ट्री का खर्चा जो फैक्ट्री के अंदर होता है, और गुड्स की परचेज का, माल खरीदते वक्त कोई, हाँ
गुड्स का खर्चा आएगा खरीदने का और फैक्ट्री का। ऑफिस का कोई खर्चा नहीं आएगा, मार्केटिंग का कोई नहीं आएगा। आएगी फैक्ट्री का हर खर्चा आएगा, फैक्ट्री का खर्चा आएगा, गुड्स की परचेज का भी आएगा और किसी का नहीं आएगा। बस दो कंडीशन चेक करो, दोनों में से एक भी सेटिस्फाइड है तो डाल दो खर्चे को। बाकी धीरे धीरे बेटा अपने आप हैबिट पड़ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कौन कौन से आएंगे, बट कंडीशन चेक किया करो। चेक कर लो बेटा कौन कौन से आइटम आएंगे नहीं आएंगे, चेक कर लो। ओपनिंग स्टॉक बेटा 2 लाख रुपए आएगा। सबसे पहली आइटम ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक ही होता है, 2 लाख आएगा। डेबिट में बेटा परचेज 10 लाख की आएंगे, लेकिन परचेज में से परचेज रिटर्न 60,000 की माइनस होंगे। तो 10 लाख में से 60,000 की परचेज रिटर्न माइनस करोगे तो 9,40,000 आएगा परचेज का। सेल्स बेटा क्रेडिट में बाय सेल 25 लाख आएगा, लेकिन सेल में से सेल रिटर्न 1 लाख माइनस होगा, तो नेट सेल 24 लाख आएगी। फ्रेट बेटा लिखा है आएगा, मैंने आपको बताया था फ्रेट अगर ओनली लिखा है तो हम किसका फ्रेट मान लेते हैं, परचेज का। तो फ्रेट लिखा है तो उसको फ्रेट इनवर्ड ही कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेट आएगा 32,500। वेजेस आएगी बेटा 1.5 लाख रुपए। फैक्ट्री की लाइटिंग आएगी। कोल गैस एंड वाटर बेटा कोल गैस वगैरह कहाँ यूज होते होंगे, फैक्ट्री, तो ये फैक्ट्री का खर्चा आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। बाकी परचेज रिटर्न सेल रिटर्न आई गई हमारी। कैरेज ऑन परचेज, परचेज का खर्चा है बेटा आएगा डेबिट में 40,000। कैरेज ऑन सेल ये परचेज का खर्चा नहीं है, ये तो पहले कह रहा है कैरेज ऑन सेल्स। कैरेज ऑन सेल्स मतलब कैरेज आउटवर्ड, और कैरेज आउटवर्ड इस अकाउंट में कभी नहीं आएगा, ठीक है, वो पीएनएल में जाएगा इससे अगले अकाउंट में। फैक्ट्री रेंट आएगा बेटा क्योंकि नाम ही फैक्ट्री लिख दिया। ऑफिस का आएगा नहीं क्योंकि ऑफिस लिख दिया। ऑफिस का कोई भी खर्चा ट्रेडिंग में नहीं आएगा। ऑफिस के सारे खर्चे कहां जाएंगे, पीएनएल में, इससे अगले अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख का है बेटा, क्रेडिट में आपको बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखना है 3 लाख रुपए, ठीक है। ये थी सारी आइटम जो जो जहां जहां आनी थी। एक बार मेरे को बता दो कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। कितना ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, यही है। एक बार दोबारा चेक करो सारे। 10,52,500, 10,52,500, 10,52,500 आ रहा है बेटा। जिसका आंसर मैच नहीं हो रहा है एक बार चेक करें आप लोग। 10,52,500 होगा। अगर आपका आंसर मैच नहीं हुआ तो चेक कर लो प्लीज, हो जाएगा पक्का। अब क्वेश्चन नंबर 23 करो आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, अभी आपने कौन सा क्वेश्चन किया था, 16, 23 करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है, बस बनाओ से बस ट्रेडिंग अकाउंट। ऊपर ना हैबिट डाला करो बेटा, लिखा करो, बाद में ना हैबिट डलती नहीं है। अगर आप अकाउंट बना रहे हो तो 2 चीजें जरूर लिखना, ट्रेडिंग अकाउंट, ये हैबिट डालो अपनी, इसके मार्क्स काट लिए जाते हैं। फिर नीचे लिखा करो फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2000, जो भी साल क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखना होता है। मैंने 24 लिख दिया, आपके क्वेश्चन में जो होगा आपको वो लिखना है। ये आप बेटा टाइटल जरूर डाला करो, बिना टाइटल डाले आप अपना आंसर स्टार्ट मत किया करो। करो से बस फटाफट से करो, स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 23, इंपोर्ट ड्यूटी बेटा, इंडिया से बाहर अगर आप माल खरीदते हो ना, मान लो चाइना से माल खरीद रहे हो तो इंपोर्ट ड्यूटी, चाइना में बेचोगे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी,
अगर इंडिया से बाहर माल जाएगा तो एक्सपोर्ट करना कहते हैं उसको, और इंडिया में आएगा तो इंपोर्ट। तो इंपोर्ट तो गुड्स की परचेज का हो गया फिर, क्योंकि गुड्स की परचेज का मतलब इंपोर्ट, अगर इंडिया से बाहर से खरीद रहे हो तो। हाँ, इंपोर्ट ड्यूटी बेटा परचेज का हो गया एक्सपेंस। करो शाबाश। क्या टाइम हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 32, 2 क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना घर पे ट्राई, और जो कर लें उसका आंसर एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना प्लीज। 32 और 40, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 40, दोनों में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। अगर आप लोग 32 और 40 को बना के भेज दोगे, मतलब आंसर भेज देना कि ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा कितना आ रहा है। जिनका मैक्सिमम बच्चों का आंसर आएगा वो ठीक है, जो 1-2 अगर उल्टा सीधा आंसर लिखेंगे तो समझ जाएंगे कुछ ना कुछ गलती करी है। सबका अगर ये आ रहा है तो फिर यही आंसर होगा, वो अपना ठीक कर लेंगे। ये 2 क्वेश्चन बेटा आप अपने घर पे कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिखाऊंगा आपको, और उसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग के साथ बनाएंगे, ट्रेडिंग भी बनेगा और ट्रेडिंग के बाद फिर साथ में क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो, थैंक यू।